हेलो, यस आ रही आवाज। हाँ जी दोस्तों, तो सीएमए इंटर लॉ की आज हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन सीखा था। हमने इंट्रोडक्शन में एग्जाम के पेपर का पैटर्न, अपना सिलेबस और जो कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन है वो हमने सीखा था। आपको ये बता दूं कि आपके कोर्स में जो कंपनी लॉ है वो कैसे कैसे, मैं जरा ये आपको दिखाना चाहता था, फिर उसके बाद हम अपना शुरू कर लेंगे। देखिए, ये आपके इंस्टीट्यूट की किताब का कंपनी लॉ है और एक ही स्टडी नोट है, पूरा का पूरा स्टडी नोट 14 है। अब इस स्टडी नोट 14 के अंदर ना छोटे छोटे कितने टोटल टॉपिक्स हैं, वो हैं 21। वो एक बार आप चेक कर लीजिए कि वो कैसे काउंटिंग करी मैंने। देखिए, बैठो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो ये जो आपका स्टडी नोट नंबर 14 है इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से, इसमें जैसे आप देख पा रहे होगे तो पहला यहां पर शुरू हुआ टॉपिक। ये ना काली पट्टी जो है उसको जरा आप ध्यान से देखें। ये हमारा चैप्टर का पेज चल रहा है। ऐसे करते करते अभी एक दो पेज बाद ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो काली पट्टी दोबारा से आ जाएगी। तो मैं बताना क्या चाहता हूं वो अभी आपको दूसरी काली पट्टी आने के बाद समझ आ जाएगा। ये देखिए, चेक योर प्रोग्रेस आ गई। मतलब पहले कंपनी लॉ में शुरुआत में कुछ इन्होंने समझाया और उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस करके क्वेश्चंस आ गए और उसके बाद अगला शुरू हो गया 1 पर्सन कंपनी। फिर 1 पर्सन कंपनी खत्म होगा। ये पूरा 1 पर्सन कंपनी के टॉपिक पर ही ये लोग पढ़ाए जा रहे हैं और फिर चेक योर प्रोग्रेस आ गया, फिर अगला टॉपिक शुरू हो गया। ऐसे करते करते टोटल 21 टॉपिक्स हैं, 21 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे आपके स्टडी नोट नंबर 14 में। तो आज से जो हमारी शुरुआत हो रही है इंट्रोडक्शन के बाद, वो हम पढ़ रहे हैं स्टडी नोट 14, जो कि अकेला कितने नंबर का है? 35 नंबर का। और ये जो आप 35 नंबर का आज पढ़ रहे हैं, ये आपको 2 दफा काम आएगा, 2 बार काम आएगा, आज भी और इंटरमीडिएट के बाद फाइनल में भी। फाइनल में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोर्स में नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे इनकम टैक्स में 5 हेड आपने सुने होंगे, वो पांचों के पांचों हेड किसी से कंफर्म कर लीजिए, फाइनल में नहीं है कोर्स में, लेकिन उनके बिना एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं पाता। तो बच्चे को वो 5 हेड भी पढ़कर जाने पड़ते हैं जो आइडियली फाइनल की किताब के इंडेक्स में नहीं है। उसी प्रकार यहां पर जैसे टॉपिक है शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग, ये 2 बड़े चैप्टर, ये 2 बड़े टॉपिक सीएमए फाइनल में नहीं है। लेकिन जैसे कल मैंने आपको आपका पेपर दिखाया था इंटर का, आप फाइनल का भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। पहला ही क्वेश्चन जनरल मीटिंग पर है। अब वो कोई पूछता है कि साहब ये क्यों पूछ लिया आपने, तो कहते हैं पढ़ तो रखा ही होगा ना तुमने, है तो कंपनी लॉ, तो इसलिए थोड़ा इसका ज्यादा सम्मान करें, ज्यादा प्यार करें, आप इस पर थोड़ी ज्यादा अटेंशन दें। ये 35 नंबर का स्टडी नोट नंबर 14 में आप सबका दोबारा से स्वागत है। हेडिंग स्टडी नोट नंबर 14। स्टडी नोट 14 और इसके अंदर हमने अभी अभी सुना कि छोटे छोटे 21 यूनिट्स हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये जो आप पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 1। मन करे तो आप याद कर लीजिए, मन ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर कि आपको याद करने की जरूरत पड़े। सेक्शन नंबर्स में हम पिछली क्लास में भी ये बात कर चुके हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो बल्ले बल्ले, और भी अच्छी बात, वैसे तो सही है। तो यू प्लीज राइट यूनिट नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब
आपके मन में सवाल उठना चाहिए जो कि नहीं उठ रहा, कि अगर हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए? कंपनी पर। यह कौन सा टॉपिक है फालतू का, बताओ कि कंपनी लॉ किस किस पर अप्लाई होता है? आओ पढ़ें। क्यों पढ़े भाई? कंपनी लॉ तो केवल कंपनियों पर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे परे है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपनी की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 लगता है। आइए देखते हैं कैसे। लिखना शुरू करें। छोटा सा पैराग्राफ लिखिएगा, 1 2 3 अभी नहीं लिखिए। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज। कंपनीज एक्ट 2013 applies on the following organization. Companies Act 2013 applies on the following organizations. नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई होता है। अब 1 2 3 करके उनके नाम लिखेंगे। पहला, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पहला वाला तो बड़ा सिंपल है भाई, कि जो कंपनियां इस एक्ट में रजिस्टर होंगी उनके ऊपर तो यही लगेगा, कुछ और क्यों लगेगा? डेट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे पता कर लेते हैं। 29 अगस्त को यह कानून लागू हुआ, 29 अगस्त 2013। हैप्पी बर्थडे आने वाला है इसका अगले महीने। तो 29 अगस्त 2013 को जब यह कानून लागू हुआ होगा, उसके बाद जो कंपनी खुली वो इसी में तो रजिस्टर हुई होगी। तो इसलिए पहली लाइन तो क्वाइट ऑब्वियस है, इस पे कोई चर्चा की जरूरत नहीं। दूसरा लिखें आप, कंपनीज रजिस्टर्ड under any of the previous company law, under any of the previous company law, मतलब जो कंपनियां 2013 के चैप्टर में रजिस्टर हुई उन पर तो लगता ही है। उसके साथ साथ 2013 से पहले से जो कंपनियां खुली वो पुराने लॉ में खुली होंगी, वो पुराने लॉ के जमाने में खुली होंगी, उनका रजिस्ट्रेशन पुराने नियम से हुआ था। फिर भी वो कंपनियां ये नहीं कह सकती हम तो जब खुले थे तब तो कोई और लॉ था, हम ये वाला नहीं मानेंगे। पुराने कंपनी लॉ के रूल्स में और नए कंपनी लॉ के रूल्स में कुछ तो चेंज होगा, दोनों सेम तो हो नहीं सकते। तो मान लो पुरानी कंपनी को कोई पुराना लॉ पसंद हो, बोले जी हम तो यही मानेंगे, हम नया वया नहीं मानते, हमारे लिए थोड़ी आया है, तो नई वालियों के लिए आया है। सरकार कह रही है, सुनाई नहीं दिया तुमने, क्या पढ़ा? सरकार कह रही है नई कंपनी हो या पुरानी, सब पर समान रूप से यही वाला कानून लगेगा। ठीक सर, पक्का क्लियर? तो टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज और अपने अंबानी सबको यही वाला रूल मानने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, बैंकिंग कंपनीज, बैंक रजिस्टर्ड अंडर, बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 only when their own law is silent, only when their own law is silent। बहुत आसान सी बात है ये भी। बैंकिंग कंपनियां जो हमारे देश में हैं, वो जितने भी बैंक हमारे देश में, वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या फिर वो कंपनी है। इन दो के अलावा बैंक किसी और रूप में नहीं खुल सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बैंक नहीं खुल सकता, पार्टनरशिप में भी बैंक नहीं खुल सकता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी बैंक नहीं खुल सकता, ट्रस्ट में भी बैंक नहीं खुल सकता। अगर आपको बैंक खोलना हो तो आरबीआई का लाइसेंस लेने से पहले
हमें एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी, वो या तो कंपनी होगी या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो फिलहाल तो हमारा सोसाइटी से तो मतलब नहीं। अब जो कंपनी है वो कंपनी लॉ नहीं फॉलो करती, बैंकिंग कंपनियों का अपना खुद का लॉ है कि बैंक कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, राइट। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने उनके खुद के कानून में साइलेंट हैं। जैसे दो बैंकों का मर्जर होना हो तो मर्जर के जो नियम हैं वो बैंकिंग लॉ में गायब हैं। तो यदि बैंकों को मर्जर करना हो तो मर्जर के नियम वो कहां से चुराएंगे? कंपनी एक्ट 2013 से। इसका मतलब बैंकों के ऊपर कंपनी लॉ पूरा अप्लाई नहीं होता, सिर्फ तब जब उनके अपने कानून में कुछ न लिखा हो किसी मैटर के बारे में, तब हम कंपनी लॉस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, फोर्थ, इंश्योरेंस कंपनीज registered under Insurance Insurance Act 1938 only when their own law is silent. Insurance companies registered under Insurance Act 1938 only when their own law is silent. अब यहां भी वही कलेश है। बीमा कंपनियों के लॉ में लिखा है कि हर साल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। अब जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजना चाहिए ये गायब लिखा है, यहां पर है ही नहीं, बताओ। तो कंपनियों में नॉर्मल कंपनी लॉ में जितने दिन पहले नोटिस जाता होगा उतने ही दिन पहले यहां पर नोटिस भेज देंगे। कोई भी बात अगर हमें एब्सेंट नजर आएगी अपने कानून में तो हम दरवाजा खोलेंगे कंपनी लॉ का, वहां से रूल उठा के अपना लेंगे। ठीक, सिंपल। सोचो, आजादी से पहले का कानून। अगला, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज registered under Electricity Act 2003 only when their own law is silent. Only when their own law is silent. इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वही चक्कर यह है जो पहले था। सिक्स्थ पॉइंट, organizations for which separate act of parliament is made only when their own law is silent. ये तो आप रोज सुनते होंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अपना खुद का सीएम इंस्टीट्यूट, उनकी किताबें, उनकी वेबसाइट, उनके एडमिट कार्ड, उनके एग्जाम फॉर्म, सब जगह उनके नाम और वो मशाल के नीचे लिखा रहता है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये इतनी कीमती संस्था थी कि इसके लिए देश की संसद ने, वो गोल बिल्डिंग में लोगों ने बैठकर अलग लॉ बनाया। साहब सोचो, अरे तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट थी जिसके लिए अलग लॉ बनाया गया तो वो अलग लॉ ही तो फॉलो होगा पहले। लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई बात रह गई होगी तो वो हम इधर से उठा लेंगे। ठीक, आखिरी, सेवेंथ, any other organization
as may be prescribed by central government. Any other organization as may be prescribed by central government. मतलब अब हमने क्या करा, हमने फुलझड़ी पकड़ा दी केंद्र सरकार को, और वो केंद्र सरकार जिसमें चाहे जाके आग लगा देगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकती है तू वही धरा कंपनी लो फॉलो करियो कल से, वो कहेगी जी हुजूर कल से कंपनी लो फॉलो करूंगी। केंद्र सरकार को यह शक्ति मिल गई कि वो जिसके ऊपर चाहे कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई कर सकता है। कोर्स में नहीं है सर, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की पावर्स क्या हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं। हमको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है, देश को ऐसा लगता है, समाज को ऐसा लगता है कि सारे कानून प्राइम मिनिस्टर बनाता है। प्राइम मिनिस्टर कानून बनाता नहीं, वो केवल प्रपोज कर सकता है। सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी सांसद, यहां तक कि ऑपोजिशन के लोग भी, दे कैन प्रपोज एनीथिंग इन द पार्लियामेंट। प्रॉब्लम यह है कि उस पर जब वोटिंग होगी तो ऑब्वियसली जिसकी सरकार है उसके लोग ज्यादा होते हैं उस गोल बिल्डिंग में, तो अप्रूवल उसी के प्रपोजल पर आता है जो सरकार की तरफ बैठा है। तो इसलिए हमें लगता है सरकार बड़ी ताकतवर है, सरकार जो चाहे लॉ बना देती है, ये धारा हटा दी और वो धारा लगा दी। वो इसलिए क्योंकि वो जो गोल बिल्डिंग में लोग बैठे हैं वो जिसकी तरफ वोट डालेंगे उसकी तरफ मामला हो जाएगा। तो केंद्र सरकार कैन ओनली प्रपोज, इट कैन नॉट मेक द लॉ। सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं? ये वाली। अगर पार्लियामेंट के बनाए किसी लॉ में लिखा है कि भाई ये वाली बात केंद्र सरकार से पूछ लो, मंत्री जी से, तो वो मंत्री जी बता सकते हैं, फिर उसके लिए पार्लियामेंट बिठाने की जरूरत नहीं होती। ये हमें समझ आया? खैर, सेक्शन 1 खत्म। अब जरा 1 मिनट के लिए फिर दोबारा इधर देख लीजिए। ये जो आप पढ़ रहे थे, मतलब देख रहे थे, कंपनीज एक्ट 2013, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने जब 21 यूनिट बांटी और हम भी उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमने सेक्शन 1 तो अपने लिए पढ़ लिया क्योंकि हमें पता रहना चाहिए शुरुआत यहां से है। अब इंट्रोडक्शन हम कर चुके, अगली हमारी हेडिंग क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। हम अपनी हर अगली हेडिंग यहां से उठाकर लिखेंगे अपना सब कुछ जो लिखते हैं। समझ आ गई बात आपको? अगली हेडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। इससे ना बिल्कुल आपका सिलेबस सेट पैटर्न पे चलेगा। लिखिएगा अगली हेडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। पॉइंट 1 पहले लिख लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी means company registered under this act, registered under this act or any of the previous company law। हां जी भाई, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक, क्या हम समझ गए? थोड़ा और समझ लेते हैं। पहले लिख लीजिए, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक, तो वो एक दिन सरकार आपके घर आ गई। मैं नाम भूल गया तुम्हारा तो याद है विभू, तुम पंकज, तुम हर्ष। मैंने ना बहुत देर से अंदाजा लगाया हर्ष का, हाँ, और आपका मोहित। वो एक दिन मान लो सरकार आपके घर आ गई और आपके घर आकर कहने लगी तूने फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा कर रखा है अपने घर पे, तलाशी होगी। आपने कहा फॉरेन एक्सचेंज मेरे घर पे, कर लो तलाशी। $5 लाख कैश में निकले। सरकारी अधिकारी ने आंखें घुमाकर आपसे पूछा, देख लिया? $5 लाख कैश में निकले।
आपने कहा रे ये तो पुराने वाले हैं, ये तो पुराने वाले हैं। पुराने कौन से वाले? पुराने। सरकार बोली पुराने मतलब? आप समझे नहीं। सरकार, मोहित इज एक्सप्लेनिंग, सरकार को मोहित जवाब दे रहे हैं कि $5 लाख कौन से हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि ये पुराने हैं। तो सरकार कह रही पुराने मतलब? तो ये कह रहे हैं मेरे दादाजी अमेरिका में रहते थे और जब बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 में 1947 में, तो वो डॉलर लेकर आ गए। सरकार ने बोला कि जितने भी पुराने लोगों के पास पुराने पैसे हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं, अनलिमिटेड हैं, वो अपने पास रख लो, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल वैसे यही है। रूल यही है कि जो पुराने हैं, क्या है, उनको सरकार नहीं छुएगी, उन पे ईडी, रिजर्व बैंक, सीबीआई, भारत सरकार कुछ नहीं कहेगी, आप रखे रहो, ठीक। तो जब इन्होंने कहा ये पुराने हैं, तो वो अधिकारी बोला कितने पुराने हैं? पुराने की परिभाषा भी तो होनी चाहिए कुछ। पुराने मतलब क्या? तो ये बोले 14 अगस्त 1947 के हैं, ये एक रात पहले ही आए थे दादाजी भारत के अंदर। वो नोट कब आए? 14 अगस्त 1947, ठीक। तो सरकारी अधिकारी ने कंप्यूटर में से एक ऑर्डर निकाला, उस जमाने का सरकार का, उस जमाने का ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर था कि 8 जुलाई से पहले जो पुराने नोट हैं उनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन 8 जुलाई के बाद के जो नोट हैं उनको हम देखेंगे। तो बताओ ये फंस गए कि नहीं फंसे? फंस गए। मैं कहना ये चाह रहा था, ये कहानी सुनाकर वैसे ही आपके मतलब की थी नहीं, कि पुराना अगर कोई बोले कि ये तो पुराने नोट हैं, तो पुराने नोट की परिभाषा होनी चाहिए ना। मैं आपको बताऊं, हर आदमी अपने बिजनेस को, कल भी हमने कहा था कंपनी कहता है, मैं हां कंपनी पहुंच गया हूं मैं। अरे भाई पता तो कर ले वो कंपनी है भी कि नहीं। जब भी कभी हम लॉ के अंदर परिभाषा पढ़ते हैं तो आप डेफिनेशन में वो उम्मीद मत करिए जो डिक्शनरी समझाती है आपको। डिक्शनरी में तो मतलब बताया जाता है, गाय का मतलब एक 4 पैर वाला पशु, वो होता है मतलब वाला डेफिनेशन जो एक्सप्लेन करता है कि इस चीज का मतलब क्या है। आपसे कोई पूछे कंपनी किसे कहते हैं और आप आंसर में दें कंपनी मतलब कंपनी, यही तो कह रही है ये। इसने आपसे कहा, इसने कब कहा कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर डूइंग बिजनेस टुगेदर, कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद ईच अदर। इसने मतलब नहीं समझाया आपको। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अभी तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ऐसी अनेकों डेफिनेशन आपको मिलेंगी जिसमें लिखा होगा डिविडेंड मींस डिविडेंड। मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी लॉ या किसी भी लॉ में जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये नहीं समझाती कि इस चीज का मतलब क्या है, वो ये समझाती है कि इसमें कवर क्या क्या है। जब हम बात करते हैं पुराने नोटों की, तो पुराने नोटों में कवरेज क्या है? 8 जुलाई से पहले वाले नोट पुराने हैं और 8 जुलाई के बाद वाले नोट नए हैं। तो क्या चीज कवर हुई? कौन कौन सी कंपनियां कंपनी लॉ में कवर होंगी, ये डेफिनेशन हम यहां से सीख रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, वो तो होता ही है ग्रुप ऑफ पर्सन को, भगवान उतर के थोड़ी कंपनी खोलेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज। इस डेफिनेशन ने हमें क्या समझाया? दैट दिस लॉ, द एंटायर कंपनी लॉ में जहां जहां कंपनी वर्ड लिखा होगा वहां वहां अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रोविजन, वो सारे नियम पुराने वाले कंपनी लॉ वाली कंपनियों को भी फॉलो करना है और नए कंपनी लॉ वाली कंपनियों को भी फॉलो करना है। कंपनी वर्ड के अंदर कवरेज 2 चीजों की हो गई, एक 2013 के बाद वाली कंपनियों की और एक 2013 के पहले वाली कंपनियों की। समझ आई बात? आई वॉज एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन का रेलेवेंस, ठीक है। खैर आप पॉइंट नंबर 2 पर आइए। इट मीन्स whenever and wherever. It means whenever and wherever company word is used, whenever and wherever कंपनी वर्ड इज यूज, जहां भी कंपनी शब्द है, इट मीन्स ऑल कंपनीज existing in India, all companies existing in India, whether registered under old law,
और न्यू लॉ, वेदर रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड लॉ और न्यू लॉ। वेदर रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड लॉ और न्यू लॉ। ठीक, समझ आ गई जी बात। एक छोटी सी बात समझ लीजिए। सपोज करिए कि पुराने कंपनी लॉ में कोई और नियम था और 29 अगस्त 2013 को दोपहर 10:30 बजे, मतलब सुबह 10:30 बजे सरकारी आदेश आया, अब सब नया कंपनी लॉ मानेंगे। तो बैठे बिठाए कुछ नियमों में बदलाव हो गया होगा। तो आपको नहीं लगता कि पुरानी कंपनियों के साथ अन्याय हुआ? मान लो पुरानी कंपनी के रूल के टाइम पर रूल था कि डिविडेंड दो, इससे परसेंट ज्यादा से मत देना डिविडेंड, और नया कंपनी लॉ कह रहा है कोई बात नहीं यार कितना भी दे दे। तो ये तो अच्छा हो गया नहीं? पुराना कंपनी लॉ क्या कह रहा था? 10% से ज्यादा डिविडेंड मत देना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का शेयर। और मान लो नया कंपनी लॉ कहने लगा मोहित कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रूल अच्छा हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रूल कठोर हो गया तो आपको नहीं लगता एकदम से धक्का लगा होगा? वो जैसे फिल्मों में साउंड आती है अचानक आश्चर्य वाली। तो मैं अगले पॉइंट में ये समझाना चाहता हूं आपको कि जब 29 अगस्त आई, जब नया कंपनी लॉ आया और जब सबसे कहा गया कि तुम भी यही वाला मानोगे, तो सबको एक डेट दी गई, अलग अलग रूल की अलग अलग डेट, जो कि आपको नहीं पढ़नी। किस बात की डेट? पुराने से नए में शिफ्ट होने की डेट। उसे कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। क्या कहते हैं जी? ट्रांजिशन पीरियड। अब पुराना कंपनी लॉ कहता था कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ, नया कह रहा है कैश फ्लो बनाओ। तो टाटा बिरला महिंद्रा गोदरेज कह रहा है यार हमारा कैश फ्लो तो 6 महीने में भी नहीं बन पाएगा, अचानक से कैसे बनाए? 6 महीने तो दो थोड़ा, सरकार कहे ले ले 2 साल ले ले कोई बात नहीं। तो आराम से हमें ट्रांजिशन एज मिलनी चाहिए। तो हमें अगले पॉइंट में क्या लिखना है? लिखना मत अभी कि जो पुरानी कंपनियों को जबरन नया कंपनी लॉ लगवा दिया गया, इंप्लीमेंट करवा दिया गया, उनको अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग टाइम जोन दिए गए, टाइम लिमिट्स दी गई कि तुम ये वाला फॉलो करना शुरू कर दो, तुम्हें इतने और दिन दे रहे हैं हम। और जो नई खुलेगी वो तो नया ही फॉलो करेगी, उसको तो आदत नहीं है पुराने लॉ की, तो वो तो चुपचाप नया फॉलो कर लेगी। ये बात समझ आई हमें? आइए अगला पॉइंट। all old companies were given, हम ये नहीं लिख रहे will be given, क्योंकि आज 2022-23 चल रहा है, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी, ट्रांजिशन पीरियड सबके खत्म हो चुके। all old companies were given a transition period, all old companies were given a transition period in the form of grace, in the form of grace, in the form of grace period, comma, in the form of grace period, so that old companies can comfortably migrate, old companies can comfortably migrate to new company law. Old companies can comfortably migrate to new company law. All old companies were given a transition period in the form of a grace period, so that old companies can comfortably migrate to new company law. Clear हो गई जी बात? Point 4, company when registered becomes a separate legal entity, becomes a separate legal entity having perpetual succession and common seal. बस इसका मतलब हम अभी फीचर्स की हेडिंग में पढ़ेंगे।
परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। आपको फीचर समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, मीनिंग और डेफिनेशन तो खत्म हो गई। Company when registered becomes a separate legal entity having perpetual succession and common seal. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन इज ओवर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चे जो हैं बस फीचर्स को यूं ही ऐसे ही हवा हवा में खत्म कर लेते हैं। काफी लॉजिकल फीचर्स हैं कंपनी के। फीचर्स ऑफ कंपनी, हेडिंग डालिएगा फीचर्स ऑफ कंपनी। ये हैं वो फीचर्स जो हम पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी। वो इसलिए कि भाई इन्हीं की वजह से कंपनी फेमस है, यही वो मुख्य विशेषताएं हैं जो शायद और जगह नहीं पाई जाती, इसलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। पहला, छोटी छोटी हेडिंग बनाइए। पहला, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी लिख लिया जी आपने। अब थोड़ा सा ना प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जो किताबों में लिखा होता है एग्जैक्ट आपको नहीं समझना, उसके पीछे की भावनाएं थोड़ी समझिए। जहां कहीं भी आपको ये टॉपिक मिलेगा पढ़ने को, वहां पर दो बड़ी मशहूर कहानियां पढ़ाई जाती हैं। वो एक आदमी था, कौन था? एक आदमी, वो जूते बनाने का और बेचने का बिजनेस करता था। ठीक, सोलोमन। इतना पुराना पिटा पिटाया उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजमेंट आ चुके इस वाले टॉपिक को लेकर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ऐसी कहानी प्यारी सी है, 2 मिनट की है। वो सोलोमन नाम का कोई आदमी था जो जूते का बिजनेस करता था। उसका दिमाग चला, क्या दिमाग चला उसका, कि जी वो मैं कंपनी खोल लेता हूं। उसने कंपनी खोल ली, जूते का बिजनेस। पहले वो अकेले चलाता था, अब वो जूते का बिजनेस कंपनी खोल के चलाने लगा। 99% शेयर उसने अपने पास रखे और एक एक शेयर अपनी बीवी और 3 बच्चों के नाम कर दी। ठीक, कंपनी चलने लगी खुशी खुशी। कंपनी को यह अधिकार है कि वो शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, डिवेंचर का मतलब ये यूं समझ लो कि एक आदमी से 10 लाख का लोन लेने की जगह 1 लाख लोगों से हमने 10-10 रुपए ले लिए। आप सोचिए कि एक आदमी से मैं जाके कहूं जरा मुझे 10 लाख दे दिए यार, तो हो सकता है वो आहा करने में समय लगाए, लेकिन मैं 1 लाख लोगों के लिए भी वो मिशन बनाऊं कि मैं लोकल ट्रेन में चढ़ जाता हूं और 10 दिनों में 1 लाख लोगों से मिलकर सबसे 10 रुपए मांगूंगा केवल, वो भी उधार रसीद बुक लेके 10 रुपए में पक्का लौटाऊंगा आपको, प्लीज गिव मी। तो 10 लाख इकट्ठे हो गए, उसे डिवेंचर कहते हैं। बाकी डेफिनेशन तो डिटेल में आगे आएगी। उसने क्या करा साहब, सिक्योर डिवेंचर अपने नाम इशू कर लिए। मतलब सोलोमन भाई ने जो कंपनी खोली जिसमें सारे शेयर उसके खुद के पास थे, उसने डिवेंचर इशू करे और जनता में से किसी को नहीं, अपने नाम डिवेंचर इशू कर लिए। तो वो शेयर होल्डर भी हो गया और डिवेंचर होल्डर भी हो गया। ठीक, उसकी बेईमानियों की वजह से, गलत इरादों की वजह से कुदरत नाराज हो गई और कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी की इंसॉल्वेंसी में जब अदालत में जज साहब बोले किस किस को पैसे लेने बाकी हैं, कौन कौन पेमेंट लेगा कंपनी से, किसके पैसे बाकी हैं, लाइन में लगो, तो सबसे आके जाके खुद ही लग गया लाइन में। अदालत कह रही है यार तेरी तो कंपनी है, तू खुद ही लाइन में लग गया। कह रहा हाँ मेरी कंपनी है, जब शेयर होल्डर की लाइन लगवाओगे वहां भी लगूंगा मैं डिवेंचर होल्डर की कैपेसिटी में लाइन में लगाऊं, मेरे पैसे दिलवाओ। बाकी जो क्रेडिटर्स थे, जिसके फर्नीचर का पैसा नहीं दिया, जिसके बिल्डिंग का किराया नहीं दिया, वो क्रेडिटर जज साहब से कहने लगे जज साहब कैसी बात कर रहे हो, ये कैसा क्रेडिटर है, इसको पैसे क्यों मिलेंगे, ये तो इंटरनल आदमी है, हम आउटसाइडर हैं, हमें मिलने चाहिए पैसे। जज बोला 1 मिनट शांत, हाँ भाई तू बता। वो समझा रहा है जी मैंने सिक्योर डिवेंचर खरीद रखे हैं इस कंपनी के, मुझे पहले पेमेंट होगी। आप फाइनल में ना एक चैप्टर है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होती है तो पहले सिक्योर्ड डिवेंचर्स को पैसे पे होते हैं, फिर अनसिक्योर्ड को पे होंगे। तो सिक्योर्ड वाला आदमी लाइन में ऑब्वियसली आगे लगेगा। तो अदालत ने उस जमाने में सर इंग्लैंड में फैसला सुनाया कि बात तो सही है, तू अलग, तेरी कंपनी अलग, तू एज अ शेयर होल्डर अलग,
तू एज ए डिबेंचर होल्डर अलग, बात तो सही है, जा तू पैसे ले जा। सर वो लैंडमार्क जजमेंट इसलिए बना क्योंकि तमाम लोगों ने आत्महत्याएं करी उस फैसले के बाद। लोग कहने लगे कि जज भी पागल है, इंग्लैंड का कानून भी पागल है, क्या मतलब होता है ये कुछ तरीका थोड़ी है। आप सोचने की कोशिश करिए कृपया। ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट व्हील का एक टॉपिक आएगा, उसमें भी आपको सोलोमन का केस मिलेगा। तो क्यों अदालत ने यह फैसला सुनाया कि सिक्योर डिबेंचर का पेमेंट होगा? क्योंकि भाई आप अलग, आपका बिजनेस अलग, आपका रोल अलग। आप अगर डॉक्टर होते मोहित और आप एक अस्पताल खोलते और उसमें 4 ऑपरेशन इस महीने आपने करे, तो आपको एज अ ओनर जो प्रॉफिट मिलेगा वो अलग है, लेकिन कोई और डॉक्टर ऑपरेशन करके जितने पैसे लेता उतने पैसे आपको भी तो मिलने चाहिए। तो वो रोल अलग अलग है। ठीक, सुनते रहिएगा प्लीज। समय लगेगा सर, लेकिन आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं कोई अपनी राम कथा थोड़ी सुना रहा हूं। आपने अकाउंट्स में देखा होगा, बैलेंस शीट में एक ड्राइंग करके एंट्री होती है। जर्नल एंट्री नहीं सीखनी हमें, ड्राइंग सुना है आपने? कैपिटल में से माइनस होता है। तो कैपिटल में से माइनस क्यों होता भाई? वो एक आदमी ने 10 लाख व्यापार में लगाए, उसमें से बच्चे की स्कूल की फीस के 50,000 निकाल लिए, ठीक है ना, इसीलिए तो माइनस है। खुद के लगाए पैसे में से खुद ने पैसे निकाल लिए तो माइनस हो गया। सर कंपनियों में नहीं होता ड्राइंग फ्रॉइंग, कंपनियों में कोई ड्राइंग नहीं होती। आप अपनी ही कंपनी में पैसा लगाने के बाद नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके नाम कोई सैलरी इशू ना हो, प्रॉफिट का शेयर इशू ना हो। यूं नहीं कह सकते निकालिए 50,000 दियो। किस बात के भाई 50,000? कंपनी में मान लिया मैंने 99% शेयर आप ही के पास हैं, तो आपको अपने ही साइन से एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि हम डायरेक्टर साहब को पैसे दे रहे हैं इस एवज में। वो सैलरी एडवांस हो सकता है, वो लोन हो सकता है, वो किसी भी रूप में आप दिखाइए, लेकिन ड्राइंग्स नहीं होती। ड्राइंग कैसे कब होती? जब तुमने अपने पैसे को ही अपने हाथ से निकाल लिया तो ड्राइंग कहते हैं उसे। यू विड्रॉन योर ओन अमाउंट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। बट इन कंपनी व्हेन यू पे द मनी इट बिलोंग्स टू कंपनी, वो उसकी हो जाती है। समझ गए सर? अब तो सर थ्योरी के लिए नहीं, प्रैक्टिकल के लिए समझिएगा। हम अलग हैं और हमारी कंपनी अलग है, मतलब हमारे रोल अलग अलग हैं। ठीक सर, आइए। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब, इट मीन्स company has its own separate legal existence. Company has its own separate legal existence, full stop. It has its own assets, इसकी खुद की assets होती हैं, liabilities, income, expense, receipt and payments. Receipt and payments. It means company has its own separate legal existence. It has its own assets, liabilities, income, expense, receipt and payment. Full stop. No one, comma, even the majority shareholder, no one, even the majority shareholder can claim such things as his own. No one, even the majority shareholder can claim such things as his own. वो खुद भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा समय लगाएं, लेकिन आप बहुत सारी मोबाइल ऐप ऐसी हैं जिनमें बिजनेस और इंडस्ट्री की खबरें आती हैं।
तो उसमें तो पैसे भी नहीं लग रहे। इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का मिंट, वो सब आप ऐप रखिए अपने पास, तो आपको 2-4 खबरें तो पता ही चलती रहेंगी कंपनियों में क्या चल रहा है। एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, उसमें एकता चाहती थी कि उसका सैलरी जो अभी जितना भी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, उसको पर मंथ जो पैसे मिलते हैं। अब समस्या यह है कि एकता कपूर एंड द फैमिली के पास 51% शेयर नहीं रहे अब कंपनी के। जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने आपको थोड़े शेयर दे दिए, मैंने आपको थोड़े शेयर दे दिए, मैंने आपको थोड़े शेयर दे दिए, जाते जाते हमारी मेजॉरिटी कम हो गई। और जब हमारी मेजॉरिटी कम हो गई तो हमारी वोटिंग पावर भी कम हो गई। तो वो हुआ यूं कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने उसकी सैलरी के इंक्रीज करने का रेजोल्यूशन पास नहीं किया। मतलब खुद के बनाए, खुद के लगाए पौधे के फूल हम नहीं तोड़ सकते दो ज्यादा। बताओ, ये है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये तो चलो आपने नहीं देख पड़ा होगा। वो एक और सुन लीजिए बस, वो सोनी टीवी पे पैसे लगाने वाला व्यापार वाला वो आता था, शार्क टैंक इंडिया, फिर आएगा अभी। उसमें वो जो बहुत बोलता था आदमी, अशनीर ग्रोवर, उसकी खुद की कंपनी खोली हुई भारत पे, उसकी खुद की, लेकिन खुद की कुछ नहीं होता। उसको पूछो तेरे पास शेयर्स कितने हैं? 9.39%। So when you have only 9.39%, nobody is removing you. You are already in minority, boss. तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे हो जाता है कि हमें गमले में खाद की जरूरत थी। खाद समझते आप? अंग्रेजी में मुझे नहीं पता। खाद की जरूरत थी, अब हम आपके पास थी। मैंने कहा 2 फूल तुम्हारे हुए, लाओ थोड़ी सी खाद दे दो, 2 फूल तुम्हारे हुए, थोड़ी सी खाद दे दो। ऐसे करते करते शेयर बट गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपनी में व्हाट मैटर्स इज द शेयर कैपिटल। हाउ मच शेयर्स डू यू हैव, दैट मच वोटिंग पावर यू हैव। You can't claim that this asset belongs to me. No, this asset belongs to the common fund called company. वो सब कुछ कंपनी का है। समझ आ गया बात? ये अगर ये प्रोप्राइटरशिप होती, पार्टनरशिप होती, तो उसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं होता। यहां पर क्लियर हो गया जी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। दूसरा, सेकंड लिखेंगे फीचर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, इसके बारे में भी बहुत जरूरी है समझना। पब्लिक कहती है साहब कि वो लोग मरे, रहें न रहें, कंपनी चलती रहेगी। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कानों को सुख दे रहा है। पीपल के वो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी लास्ट फॉरएवर। ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले की लाइन है। अदालत में जज ने बोला लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, इवन द हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट किल द कंपनी। सुनने में सर अंग्रेजी अच्छी लग रही है। आप मुझे बताइए ना कि 2 प्लेन हवाई जहाज अमेरिका के 2 टावर में घुसे, पूरा का पूरा टावर गिर गया, उसमें जनरल मीटिंग चल रही थी। मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर, आप स्कैनर देखिए। जनरल मीटिंग पंकज चल रही थी, उसमें शेयर होल्डर भी बैठे थे, डायरेक्टर भी बैठे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठा था, जो जो आदमी हो सकता है सब बैठा था। ठीक, सब मर गए, एक चीटी नहीं बची कंपनी की जिंदा। तो कंपनी कैसे चलेगी? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी लास्ट फॉरएवर। अच्छा, कौन चलाएगा भाई उसे? नहीं, सोचने की बात है ना सर। सोचने की बात यह है कि आप कंपैरिजन करिए 1 मिनट पार्टनरशिप में और कंपनी में। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 4 पार्टनर हैं, उनमें 1 या 2 या 4 मर जाते हैं, तो उनके बच्चों के पास ये वाली पार्टनरशिप के अधिकार आते हैं या नहीं आते? चलो पहले 1 को मार लेता हूं मैं। 4 पार्टनर हैं, 1 मर गया, 3 बचे। तो जो मर गया उसका बच्चा या बच्ची बाकी तीनों से आके कह रहा है और कहां है मेरा केविन, मैं किधर बैठूं? नहीं होता। इसका मतलब मोहित क्या हुआ कि पार्टनरशिप में हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमारी निजी संपत्ति नहीं होती। हम मर गए तो बस हमारी कुर्सी भी हट गई। अब बचे हुए 3 लोग अपनी पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। बस उनका मन है कि वो उसके बच्चे को लें या न लें,
वो एक नई पार्टनरशिप पैदा होगी। इसका मतलब पार्टनर के मरने पर उसका हिस्सा उसके बच्चे को नहीं मिलता। वो तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है, कोई ड्यूज बचा होगा तो दे देंगे, ठीक। लेकिन अब कंपनी में 4 लोग थे, मान लो 25% शेयर होल्डर्स थे, ठीक। एक कटलिया कल ट्रेन के नीचे 3 बचे। अब वो जो मर गया उसके बच्चा और बच्ची आके कह रहे हैं कहां है हमारी कुर्सी, तो हमें कहना पड़ेगा वो वाली। ये है फर्क। गणित का सवाल पूछूं आपसे, 7 शेयर होल्डर्स थे कंपनी में, कितने मैडम? 7। एक मर गया तो कितने बचे? अब सोचो, मैंने पूछा होगा तो इतना सिंपल तो नहीं होगा। 7 शेयर होल्डर्स थे, उसमें से विभू एक मर गया, तो जिस पल उस एक की सांस निकली ना, उसी पल उसके बच्चे की सांसें जुड़ गई कंपनी से। 7 - 1 = 7 इन कंपनी लॉ, एंड 7 - 1 is 0 इन पार्टनरशिप फर्म। यह हमने समझना, इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। आप अपनी वसीयत में लिखकर जा सकते हो कि मेरे पास जो रिलायंस के शेयर हैं 2%, वो मेरे बच्चों को तो बिल्कुल मत देना, तिरुपति बालाजी में दान दे देना, लेकिन मेरे परिवार में से किसी को मत देना। यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर शेयर्स, बट पंकज यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू विद योर शेयर्स इन दैट पार्टनरशिप फर्म। यू हैव टू जस्ट लीव इट एज इट इज। आपका संपत्ति नहीं है कि आप अपना जगह किसी और को बिठा सको, बट कंपनी का शेयर होल्डिंग इज योर एसेट, इज योर प्राइमरी, इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ आया सर? तो कृपया आखिरी लाइन सुन लीजिए। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स it does not matter whether the people are coming or going. It does not matter whether who is handling the company. The company will run forever. इसका मतलब यह नहीं है कि सब मर जाएंगे तब भी कंपनी अपने आप चल जाएगी। यार कैसे चल जाएगी कंपनी अपने आप? ठीक है, अच्छा एक मिनट, सब लोग मर गए तो आप पढ़ेंगे आगे जाकर, एक सेक्शन आएगा 167 कि अगर सारे डायरेक्टर मर जाते हैं तो केंद्र सरकार उसे एक्वायर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने कब्जे में लेती है, उसके उनको ढूंढती है, क्या कहते हैं उसे, वारिसों को मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको बंद करवा देती है। ठीक, आइए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लिखते हैं। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी is not dependent. It means existence of company is not dependent on existence of company is not dependent on existence of shareholders or directors. Full stop. इसके आगे लिखिए, even if all members die together, comma, new members would take over the reign. reign मतलब राज, would take over the reign, comma, and company will continue. Company will continue. Company will continue. Company will continue. देखिए, पार्टनरशिप फर्म कितनी भी बड़ी हो जाए वो बहुत बड़ी नहीं हो सकती, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत कम होते हैं, और कंपनियों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी हिस्सेदारी बेचकर किसी नए आदमी को पैसा लगाने के लिए ला सकते हो। आपको जिस भी स्टार्टअप का नाम याद आए आप चेक कर लीजिए उसकी वेबसाइट, जिसने भी वो खोली थी आज उसके पास 100% शेयर्स नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी कब तक पैसा लगाता रहेगा सोचिए। तो उसको जरूरत पड़ती है, वो दूसरों को बुलाता है, बट ये काम पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। ये ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। अगला फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। अब पता है आपको,
लोगों को लगता है, आपको नहीं, लोगों को लगता है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी सर अनलिमिटेड होती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो फिल इन द ब्लैंक गलत मत कर देना एग्जाम में। इफ somebody is asking you what is the liability limit of the company, it is always unlimited. Company cannot say that will not pay. जब तक कंपनी चलती रहेगी उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अमाउंट आता रहेगा। तो कंपनी की लिमिटेड कैसे हो गई? कंपनी के जो लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उतने रुपए की है। 4 महीने की जेल हुई है उसको, माल्या को 4 months की, ठीक। तो उसी को क्यों हुई? मतलब किंगफिशर के शेयर तो मोहित के पास भी है, इसको नहीं हुई। आप मुझे बताइए, जेट एयरवेज में नुकसान चल रहा है तो जेट एयरवेज के शेयर तो आपके पास भी थे, अगर तो आपको पुलिस नहीं लेके गई। जिस भी कंपनी में फ्रॉड हुआ, ILFS, जो भी, आए दिन कोई ना कोई आ जाती है खबर इस कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो उस कंपनी में जिसमें फ्रॉड हुआ उसको चलाने वाले लोगों को तो पुलिस ले गई, और आपके पास जो शेयर होल्डिंग थी उसकी आपको क्यों नहीं लेके गई? क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड थी। हम जितने पैसे हमने देने थे हम दे चुके, हम तो घर में बैठे डिविडेंड खा रहे हैं, हमें क्या पता कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। समझे सर हम? दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अनलिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन बिहाइंड दैट कंपनी इज लिमिटेड, राइट? आइए लिखें, the company always has unlimited liability. The company always has unlimited liability. Full stop. However, its members have limited liability. Its members have limited liability. इसके members के पास liability limited है. However, its members have limited liability. इसी के आगे लिखिए, their liability is limited. Their liability is limited. Their liability is limited to the amount of shares purchased by them. Shares purchased by them. हमने लिखा their liability is limited to the amount of shares purchased by them. Full stop. If they have already paid full value on their shares, if they have already paid full value on their shares, comma, nothing more can be demanded from them. Nothing more can be demanded from them. Nothing more can be demanded from them. बस ये फायदा है कंपनी का, सबसे बड़ा फायदा। पार्टनरशिप में ये सुविधा नहीं है। वहां पर तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, जब जब जरूरत पड़ेगी आपको तब तब पैसे देने ही पड़ेंगे। क्लियर हो गई जी बात? अगला फीचर, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी लिखें। एज पर सेक्शन 187 as per section 187, all investments made by company
as per section 187, all investments made by company must be in the name of company itself, must be in the name of company itself, full stop. Moreover, as per the concept of separate legal entity, as per the concept of separate legal entity, comma, company will have its own properties. मतलब ये वाले फीचर में तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं भाई। जब कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी की खुद की एसेट, खुद की लायबिलिटी, सब कुछ खुद का होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसी की तो होगी। इसमें समझने वाली बात क्या है? बात बस ये है कि कोई डायरेक्टर जानबूझ के अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद ले, फिर जब कंपनी बंद होगी तो बोलेगा नहीं नहीं ये बिल्डिंग तो मेरी प्राइवेट है ना, पर्सनल, सॉरी ये नहीं बिकेगी। तो इसलिए जब भी परचेज होगी, जब भी इनवॉइस बनेगा, जब भी बिल कटेगा, कंपनी के नाम करना चाहिए सब कुछ। ठीक है सर जी। पांचवा फीचर, कॉमन सील। कॉमन सील। अब जो कॉमन सील है ना सर, उसके बारे में 2 मिनट सुन लीजिए। सच्चाई ये है, मैं यहां पर भी दिखा देता हूं 1 मिनट आपको। वैसे तो आपको कहना चाहिए था नहीं नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सील के बारे में ना, ये पैराग्राफ में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, यहां पर ये लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद से कॉमन सील अब नहीं होती। अब ये ऑप्शनल है। कॉमन सील, आप बुरा न मानिएगा, कोई भी मोहर जो चलती है या चलती थी, वो उस जमाने में पैदा हुई थी जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आप यकीन मानिए कि राजा, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, सपोज समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि राजा है कोई और उसने आपको कैद की सजा सुना दी, ठीक। राजा कहां बैठा है? दिल्ली के लाल किले में, और कैद खाना कहां है? महरौली में। मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा, हमने समझने की कोशिश करिएगा। स्टोरी बड़ी सिंपल है। राजा कहां बैठा है चेतन? दिल्ली के लाल किले में। एंड द कैद खाना, द जेल इज देयर एट महरौली, ठीक, पक्का क्लियर। अब वो जेल में चला गया कैदी। अब राजा को अगले दिन दरबार में सबूत मिले कि वो तो गलत था ही नहीं, जिसको जेल दे दी कल। अब राजा कह रहा, हो ये तो हमसे अन्याय हो गया, जाओ दरबारियों उसे छुड़ा के ले आओ, ठीक। अब दरबारी वहां गया महरौली में जेलर के सामने। जेलर कह रहा, मैं कैसे मान लूं ये बादशाह सलामत का ऑर्डर है? कल को तू तो छुड़ा के ले जाएगा, बादशाह मेरा कत्ल कर देगा, मैं नहीं छोड़ सकता, लिखवा के लाओ राजा से। अब राजा कहां लिख सके? राजा को तो लिखना आता नहीं। सर आप माने ना माने, ये घटनाएं सच्ची हैं। तो राजा ने क्या नियम बनाया? राजा ने एक बड़ी सी लकड़ी की मेटालिक बेस वाली एक मोहर बनवाई, जो हमेशा कहां रहेगी? राजा के महल के अंदर सिक्योरिटी में। जो भी राजा आदेश देगा उसको राजा को पढ़ के सुनाया जाएगा, और राजा की प्रेजेंस में वो मोहर उस पर लगाई जाएगी, राज मुद्रा जिसे कहते हैं, राइट। फिर वो मोहर लगकर जाएगी जेलर के पास। वो मोहर एक निशानी होगी इस बात की कि राजा ने दिया है यह आदेश, उसको देखते ही डर जाना चाहिए उसे, ठीक। सर ये सच है। बाजीराव मस्तानी देखिए आप, वो मोहर मांग रही है हीरोइन फिल्म के अंदर कि मोहर दे दो और वो छूट जाएगा। सच है ये। आप यकीन मानिए, दीज आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन व्हेन ही इज नॉट एबल टू राइट समथिंग। दिस इज एन एम्बलम, दिस इज अ निशान, कि दूर पानी के जहाज से हमें निशान दिख गया तो हमें समझ आ गया कि अफ्रीका के राजा का जहाज है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का गूगल पर जजमेंट पढ़िए। माननीय अदालत ने बोला कि पढ़े लिखे समाज में रबड़ की मोहरें लगाना
बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो अब क्या हो गया, अब कॉमन सील हो गई ऑप्शनल। आपको रखनी है अपनी कंपनी में मोहरें, रख लीजिए, नहीं रखनी मत रखिए। लेकिन सर हम तो देखते हैं बैंक वाले आज भी मोहर मांगते हैं, मोहर ना लगाओ तो कहते हैं मोहर नहीं लगाई। अब उसे कौन समझाए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिसकी नौकरी सन 2005 में लगी, उसे नया इनकम टैक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, और ना पढ़े तो मैं क्या करूं? प्रॉब्लम इज अनअवेयरनेस, दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द चेंजेस इन कंपनी लॉ। एवरीबडी इज आस्किंग मोहर 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 मोहर। लेकिन सर जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो अदालत में और बैंकों से लड़ सकती हैं ना। वो तो बैंक को कह देंगी चेयरमैन को, भाई हम टाटा हैं और आप यस बैंक के चेयरमैन हो, और यस बैंक ने हमारा पेपर लौटा दिया क्योंकि मोहर नहीं लगी है, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भेजेंगे तो सुनोगे। लेकिन हम आमतौर पर ग्राउंड लेवल की बात करें तो ब्रांच मैनेजर हमसे कहता है मोहर लगा के लाइए, हम आ जाते हैं वापिस बनवा लेते हैं, 250 रुपए की मोहर, क्या करें? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ग्राउंड पे तो जो हो रहा क्या करें? ठीक है, यहां लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड कॉमन सील टू बी अफिक्स्ड ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ऑल सच डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड अफिक्सिंग में नाउ इंस्टीड बी साइंड। अब मोहर की जरूरत नहीं है बाय 2 डायरेक्टर्स, या तो 2 डायरेक्टर के साइन या 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है सर? तो आप लोग की यह जिम्मेदारी है, जब कल को आप बड़ी कंपनियों के बड़े पोजीशंस पर बैठे तो थोड़ी पुरानी जो नियम है उसको हटवाएं। आज भी वही फॉलो होता है सब जगह। लिखिए, कॉमन सील इज अ काइंड ऑफ एम्बलम। कॉमन सील इज अ काइंड ऑफ एम्बलम full stop. This works as a symbol. This works as a symbol of signature of company. This works as a symbol of signature of company. ये कंपनी के सिग्नेचर का सिंबल है, फुल स्टॉप. However, common seal has been made optional. Has been made optional. Full stop. हमने लिखा however common seal has been made optional. Full stop. Comma. Now authentication मतलब होता है verification. Authentication can be done. Authentication can be done by signatures of two directors or 1 director and 1 company secretary. जी सर, ये बड़ा क्लियर है. अगला फीचर लिखते हैं अब. फीचर नंबर 6. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ये भी आप डिस्कस कर चुके हो. ये सब फीचर जो हैं ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से ही पैदा हुए हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि हमारा हक है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं वो हम किसे ट्रांसफर करना चाहते हैं. वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. अब कंपनी को वो पसंद नहीं आ रहा तो वो जाने, वो उसका प्रॉब्लम है. राइट? लिखें, शेयर्स are movable property. Shares are movable property as per company law. Shares are movable property as per company law. Full stop. They can be transferred
they can be transferred from one shareholder to another shareholder. They can be transferred from one shareholder to another shareholder or to some other person. Or to some other person. Full stop. इसी के आगे लिखिए, दिस ट्रांसफरेबिलिटी इज अनरेस्ट्रिक्टेड. This transferability is unrestricted in public company, unrestricted in public company, and restricted in private company. आप जरा इसको आराम से पहले लिख लो, फिर हल्का सा मतलब समझते हैं. रेस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि उसमें रुकावट है किसी वजह से, वो काम कर दो तो अलाउड है. पब्लिक कंपनी में तो क्या होता है, क्लिक करा शेयर बिक गए. दिन में 100 बार खरीदो 100 बार बेचो, आपको पता भी नहीं होता साहब कौन खरीद रहा है आपके शेयर, राइट? या आप किससे खरीद रहे हो. पब्लिक कंपनी में तो वो तो बस एक क्लिक पे बिक जाती हैं, इसलिए वो अनरेस्ट्रिक्टेड है. लेकिन जिस कंपनी के शेयर पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, मार्केट में नहीं है, उसमें तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कंपनी को, डियर कंपनी मेरे शेयर मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दो. कंपनी बोलेगी अरे मिस्टर ए को, उनके ऊपर तो फेमा में केस चल रहा है, हम उनको अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते, सॉरी. तो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं तमाम प्रकार की, आप पढ़ेंगे आगे शेयर कैपिटल के चैप्टर में. लेकिन पब्लिक कंपनी में हम नहीं देख रहे होते कि आतंकवादी खरीद रहा है या मोहन खरीद रहा है. हमें क्या पता, वो सेबी चेक करे शेयर मार्केट में गलत आदमी कैसे घुस गया, हमने तो क्लिक करा बिक गए, अपने पैसे आए, बस अब मस्त खत्म. समझ आ गई जी बात. आखिरी फीचर अब 7th, कैपेसिटी टू sue and be sued. Capacity to sue and be sued. केस करने की कैपेसिटी भी इनके ऊपर है, इनके पास है, और इनके ऊपर भी केस हो सकता है. जब हम ये कहते हैं कि रूस लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो रूस जब लड़ाई लड़ने आता है एक्चुअली, तो आपने देखा है रूस को क्या कपड़े पहनकर आता है. रूस थोड़ी दिखाई देता है. मान लीजिए आप कहें कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है, तो आपसे कोई पूछे किसने बताया, आप कहते कॉलेज ने बताया. तो कॉलेज थोड़ी बताता है, कॉलेज वाले बताती है. तो रूस ने लड़ाई थोड़ी लड़ी, रूस वालों ने लड़ी. लेकिन यहां तो अजीब बात लिखा है, कंपनी पर केस करते हैं. इसका मतलब यह है कि आपने ब्रिटानिया की ब्रेड खरीदी जिसमें छिपकली निकली, तो आपने केस करा. तो आपने केस मिस्टर ए पर नहीं करा, आपने केस करा ऑर्गेनाइजेशन पर. आप जज साहब से कह रहे हो, जज साहब मुझे तो ब्रिटानिया पसंद थी, मैंने खरीद ली, मुझे थोड़ी पता शर्मा जी की गलती है या वर्मा जी की गलती है. आप केस किस पर करते हो, कंपनी पर. और उल्टा रिवर्स समझ लीजिए आप, कंपनी ने मिस्टर ए को नौकरी पर रखा और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि जब तक ट्रेनिंग चल रही है तब तक छोड़ के मत जाना, कम से कम भाई. ट्रेनिंग 10 दिन नहीं हुए, वो छोड़ के चला गया, तो कंपनी ने केस कर दिया. वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को फोन करके कह रहा है, बाबूजी आपको मेरी आजादी पसंद नहीं ना, आपने मुझ पे केस कर दिया. वो कहा भाई मैंने थोड़ी करा, कंपनी ने करा है. जबकि सच बताइए, कंपनी खुद कुछ नहीं कर रही. कंपनी में बैठे लोग जिनको आप आगे पढ़ेंगे डायरेक्टर्स कहते हैं, शेयर होल्डर नहीं, डायरेक्टर्स कहते हैं उनको, जो कंपनी चलाते हैं, वो फैसले करते हैं. लेकिन हम कहते हैं क्या है, भारत ने रूस के साथ दोस्ती निभाई. अच्छा, भारत कहां से उठ के गया दोस्ती निभाने, समझे सर हम. सो एनीथिंग कंपनी कर रही है मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, ऐसा लिखा होता है. लिखें आप,
as we know that company has separate legal identity, as we know that कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कंपनी के पास अपना खुद का अस्तित्व है, कॉमा, इट कैन स्यू एनीवन इन पर्सनल कैपेसिटी एंड इट कैन बी स्यूड collectively by any person. Full stop. इसी के आगे लिखिए, कंपनी विल ऑथराइज its directors or someone else to represent in these cases. भाई आपकी नौकरी कल को उसमें लग जाए आईबीएम में, आपको आईबीएम तो अच्छा पैकेज देती है, तो सच में आईबीएम नहीं देती है, उसका टॉप मैनेजमेंट आईबीएम के बिहाफ पर देता है, वो लिखा है यहां पर। एज वी नो दैट कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इट कैन स्यू एनीवन in personal capacity and it can be sued collectively by any person. जब हम केस करेंगे तो कंपनी एज अ होल पर केस करते हैं। कंपनी विल ऑथराइज इट्स डायरेक्टर और समवन एल्स टू रिप्रेजेंट इन दीज केसेस। ठीक है भाई, ये देखिए आप, ये थे हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी और ये फीचर्स हमारे खत्म हो गए। अब हमारी अगली हेडिंग है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील यहां शुरू हुआ और ये यहां खत्म भी हो गया, सेम पेज पे खत्म हो गया। अब अगर इसके ऊपर आप 15 पेज का टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अननेसेसरी है ना, थोड़ा वो पढ़ना चाहिए जो कलकत्ता कह रही है, तो हम समय पर भी पूरा कर पाएंगे सब कुछ और एग्जाम में उतना ही लिखेंगे जितना ही हमसे चाहते हैं। ऐसे तो कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर समझने के लिए बहुत कुछ है, सोलोमन की कहानी लिख लो पूरी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, डेनियल रबर टायर, पता नहीं कितने तो केस लॉ है, यहां पर एक भी है। तो कंपनी सेक्रेटरी का लॉ नहीं पढ़ रहे हम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लॉ नहीं पढ़ रहे हम। हमें पढ़ना है सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 जिसमें कंपनी लॉ 35 नंबर का है, सीए इंटर में कंपनी लॉ 60 नंबर का है, सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ 100 नंबर का है। इसलिए हमेशा अपनी अकल लगाएं, मेलोडी खाएं, खुद जान जाएं, किधर किधर भी सुन कर फैसला ना करें। खैर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की हेडिंग डालें आप। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। भाई इसके बाद टॉपिक है टाइप ऑफ कंपनीज और यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। ऐसे छुटपुटिया 21 यूनिट हैं, एक दिन सब हो जाएंगी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अब सर ये समझने के लिए ना बहुत प्यारा सा तरीका है। ये सोचिए कि सपोज करिए कंपनी ने जीवन भर प्रॉफिट कमाया, ठीक, क्या कमाया मोहित? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कौन ले गया? डायरेक्टर, शेयर होल्डर या कंपनी का करंट अकाउंट है? आपका मन कर रहा होगा ये कहने का कि कंपनी का प्रॉफिट तो डायरेक्टर लेके जाएंगे, शेयर होल्डर लेके जाएंगे। सच्चाई ये है कि करंट अकाउंट में वो पैसा जमा रहता है। पता है पंकज, तुम्हारी खुद की कंपनी के प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं निकाल सकते खाते से। बताओ, कानून ये है, आप कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़िएगा, मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बताओ, मतलब हमारी कंपनी, हम ही डायरेक्टर, हम ही ने बीज बोया, हम ही ने पानी डाला, हम ही ने सींचा, और सरकार हमसे कह रही खबरदार 11% से ज्यादा पैसे निकाले तो।
जेल भेज दूंगी। हम कह रहे हैं अजीब यार, ये तो तमाशा है। ऐसा करती हैं, सैलरी नाम से ले लेती हैं। सरकार कह रही है मेरे पास उसकी भी लिमिट है, इससे ज्यादा सैलरी ली ना सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको पहले। अब केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना कौन जाए, पहले वहां पर एडजस्टमेंट करो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मेरा कहने का मतलब है सर कि कंपनियों के अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो कंपनी के रिजर्व में इकट्ठा होता रहता है। ठीक, कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर 100% पैसा अपनी जेब में नहीं ले जा सकते, और ये उचित भी है। मान लो कंपनी ने 100 रुपए कमाए और मैंने 100 रुपए कंपनी के खाते से निकालकर अपने पर्सनल ऐशो आराम में खर्च कर दिए, तो अगली 1 तारीख को जो तनख्वाह देनी होगी उसके पैसे ना हुए तो कंपनी तो बड़ी जल्दी जल्दी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। पैसा कहां से बचेगा फिर? ठीक, सुनते रहे आप आराम से, ये सच है। आपके कोर्स में मैनेजरियल रेम्युनरेशन, यू विल स्टडी दैट। तो फिलहाल हम ये क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं आपने कंपनी के जो लोगों की वफादारी सीखी, समझ ली कि 11% ही पैसा वो बेचारे ले पाते हैं। ठीक, अब अगले साल मान लो लॉस हो गया, ठीक, भराभर लॉस, खतरनाक लॉस, तो वो कौन भरेगा? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, या कंपनी का करंट अकाउंट? कंपनी का करंट अकाउंट। भाई जब सुख तेरे साथ बांटा हमने, तो दुख हम अकेले क्यों बांटे भाई? अकेले क्यों सहे? राइट। कंपनी की चिमनी का साइज, जब कंपनी की चिमनी समझते हैं आप, धुआं निकलता था उसमें, वो चिमनी छोटी रह गई और पोल्यूशन कंट्रोल कमिश्नर ने चालान काट दिया 40 लाख का। कौन भरेगा वो? डायरेक्टर या कंपनी का करंट अकाउंट? है ना सर? इसका मतलब है कि कंपनी को चलाने वाले लोग प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। पंकज सुन लेते, किस में रहते हैं? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। उनके आगे एक प्रकार का शील्ड रहता है, उनके आगे एक प्रकार का कवर रहता है जिससे वो बचे रहते हैं। कोई भी गोली चलेगी, तलवार चलेगी, मतलब फाइन या पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट चलेगा तो कंपनी के ऊपर ही रहेगा, उन लोगों तक नहीं पहुंचता। ये समझ रहे हैं? कोई भी जुर्माना, जेल तो नहीं, जुर्माना लगेगा तो कंपनी पे करे भाई। पहले बताओ, ये समझ आ गया? लेकिन अगर अदालत में यह साबित हो गया कि कंपनी की चिमनी का जो साइज था वो छोटा जानबूझकर करा गया, वो इंजीनियर ने तो सही बताया था, डायरेक्टर बोले यार इतनी महंगी चिमनी कौन लगा रहा है, कम कर दो साइज, कोई मैं देख लूंगा क्या होगा। यह साबित हो गया कि डायरेक्टर को जानकारी थी, फिर भी जानबूझकर उसने गलत करा। अब बताओ सजा किसे मिलनी चाहिए? डायरेक्टर को। इसका मतलब अब जो प्रोटेक्शन है वो हट जानी चाहिए, जो कवर है वो हट जाना चाहिए, जो शील्ड है वो हट जानी चाहिए। ठीक, उस शील्ड को कंपनी लॉ में व्हील कहते हैं। तो व्हील, पर्दा, इमेजिनरी पर्दा। तो इमेजिनरी तो है, दिखता थोड़ी है, कंपनी अलग बैठी है, हेलो कैसी हो, दिख थोड़ी रही है, और यहां कंपनी के चलाने वाले बैठी हैं, इनके बीच में एक पर्दा है, दिखता नहीं है, कवर है, शील्ड है, प्रोटेक्शन है। समझ आया? अब आप जरा हेडिंग सुनो, लिफ्टिंग द व्हील मतलब लिफ्टिंग द प्रोटेक्शन, मतलब लिफ्टिंग द शील्ड, लिफ्टिंग द प्रोटेक्शन, लिफ्टिंग द व्हील, मतलब अब जो तलवार लगेगी वो किसको लगेगी? डायरेक्टर को सीधे। पर्दा हट जाने का मतलब प्रोटेक्शन हट जाना। इसका मतलब ये कब हटती होगी सोचो? ईमानदारी से काम करते हुए अनजाने में मिस्टेक हो गई तब, या फ्रॉड करोगे तब? बात खत्म, टॉपिक खत्म। इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है इस टॉपिक को गूगल ने, आप चेक करिए साहब, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे पैराग्राफ, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। एक छुटपुट सी बात याद करिए आप, यदि क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, जो भी क्वेश्चन, अब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि ये अनजाने में हुआ या जानबूझ के हुआ। अरे हमें नहीं पता था यार केमिकल में 15% मिलावट अलाउड है, गलती से 16 हो गई तो फाइन कंपनी दे देगी, और हमने षड्यंत्र करके रात को 1% एक्स्ट्रा बटन दबा करके मिलावट करी तो वो फाइन हम अपनी जेब से देंगे। तो यदि क्वेश्चन के अंदर आंसर ये हो कि डायरेक्टर अपनी जेब से देगा तो रूल क्या लगेगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें फ्रॉड ना नजर आए तो चुनो आंसर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या फिर नॉन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। नॉन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एक आदमी पायलट था, मोहित, कौन? उसका बड़ा ख्वाब था वो अपनी कंपनी खोले,
सच्ची कहानी है ये। पायलट ने अपनी कंपनी खोली, ठीक। अब वो अपनी कंपनी थी, खुद का पायलट भी था खुद वो, तो वो भी उड़ाता था प्लेन। तो हवाई जहाज में एक दिन वो प्लेन उड़ा रहा था, वो आसमान में इतना ऊंचा उड़ा कि ईश्वर के पास ही वो उड़ गया, ठीक। ही वॉज द पायलट इन हिज ओन कंपनी। तो वो शेयर होल्डर भी था और वो एम्प्लॉय भी था उस कंपनी का, ठीक। ही वॉज ऑल्सो द एम्प्लॉय। अब वो उसकी मैडम जो है, उसकी वाइफ, वो पहुंच गई अदालत में, मेरे को पेंशन नहीं दे रही कंपनी। तो बाकी क्रेडिटर बोले अरे हमारी तो पेमेंट कर दो, इनकी पत्नी को पेंशन क्यों मिलेगी भाई, ये तो खुद की कंपनी थी, ये कर्मचारी थोड़ी थे। तो मिसेस ली कहने लगी अदालत से, जज साहब वो कंपनी के शेयर होल्डर थे अलग बात है, लेकिन वो कंपनी में एम्प्लॉय भी थे। तो जब वो कंपनी में एम्प्लॉय थे तो उन्हें उसका पेंशन मिलना चाहिए। तो पेंशन मिली उसको। मेरा कहने का मतलब है ये एग्जाम्पल कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का है, लिफ्ट ना करने का, लिफ्ट ना करने का, क्योंकि इसमें कौन फ्रॉड है। फ्रॉड के केस में लगेगा लिफ्टिंग, और क्वेश्चन में फ्रॉड ना हो तो आंसर में क्या लिखना है, नॉन लिफ्टिंग। ठीक है सर, ये याद रखिएगा कृपया। अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले छोटा सा पैराग्राफ, corporate wheel means an imaginary wall or shield or curtain which is protecting the caretakers of company. Corporate wheel means an imaginary wall or shield or curtain which is protecting the caretakers of the company. Full stop. Till the time company caretakers are acting honestly, acting मतलब वो फिल्मों वाली एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मतलब काम करना, are acting honestly, comma, such protection will remain available. Such protection will remain available and any loss or liability will be borne by company itself. Full stop. ठीक, इसी के आगे however if company caretakers are acting fraudulently, धोखा यदि वो कर रहे हैं, कॉमा, तो लिखेंगे सच प्रोटेक्शन विल बी लिफ्टेड, ये प्रोटेक्शन हटा ली जाएगी, will be lifted and caretakers will be held personally liable.
will be held personally liable. केयर टेकर्स को पर्सनली लाइबल बना दिया जाएगा. केयर टेकर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल. राइट, पैराग्राफ चेंज करिएगा. इन अदर वर्ड्स, कॉमा और फिर दो अलग अलग बुलेट. इन अदर वर्ड्स, कॉमा फिर दो बुलेट. पहले बुलेट में लिखिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ कंपनी केयर टेकर्स. और दूसरा बुलेट, नॉन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. नॉन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज इक्वल टू नो लाइबिलिटी ऑफ कंपनी केयर टेकर्स. नो लाइबिलिटी ऑफ कंपनी केयर टेकर्स. इससे बड़ा आसान है आपको याद रखना. लाइबिलिटी, लिफ्टिंग तो लाइबिलिटी है, नॉन लिफ्टिंग तो लाइबिलिटी नहीं है. क्लियर हो गई जी बात. फिर अगला पैराग्राफ. Following are the various situations. Following are the various situations in which corporate wheel is generally lifted. Following are the situation in which corporate wheel is generally lifted. नीचे दी गई सिचुएशंस हैं जिनमें कॉर्पोरेट व्हील अक्सर लिफ्ट कर दी जाती है. ठीक है जी. तो नीचे जितने भी पॉइंट अभी हम लिख रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है, सब में कुछ ना कुछ धोखा होगा. और वो धोखा षड्यंत्र रच के इन केयर टेकर्स नहीं करा होगा. अनजाने में हुआ होता तो कंपनी लॉ इन्हें बचा लेता. राइट. पहला लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. इसके अंदर लिखिए if company is doing tax evasion, if company is doing tax evasion, directors will be personally liable. डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल. पहला तो बड़ा क्लियर है. प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब भाई अगर हमारी कंपनी में जो है टैक्स चोरी करेगी तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा नहीं. तो सरकार अपने रेवेन्यू का प्रोटेक्शन बोल रही है कि हमारा रेवेन्यू का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा अगर टैक्स चोरी होती रहेगी, और अगर हुई तो कंपनी की दीवारों ने तो करा नहीं होगा, तू नहीं करा होगा तो चल अंदर. सेकेंड, to determine enemy character of company. To determine enemy character of company. To determine enemy character of company. अब भला कंपनी कैसे दोस्त और दुश्मन हो सकती है?
जरूर कंपनी के चलाने वाले जो लोग होंगे वो ऐसे होंगे जो उस देश के नागरिक होंगे जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है। सबसे पहले तो एनिमी की डेफिनेशन समझ लीजिए। एनिमी का मतलब वो नहीं जो मीडिया बताती है, चीन ने चली गहरी चाल, दिखाएंगे आपको रात 10 बजे। अब पता नहीं कौन सी गहरी चाल चीन ने चली। जब तक वो डिक्लेयर्ड ना हो तब तक वॉर नहीं, और जब तक वॉर नहीं कोई हमारा एनिमी नहीं। तो जब युद्ध काल चल रहा हो, जब वॉर चल रही हो, तो जिससे वॉर चल रही है उस देश के नागरिक जिस कंपनी के डायरेक्टर होंगे, हमारे लिए हर वो कंपनी एनिमी हो जाएगी। ठीक है जी। तो एनिमी देखने के लिए इसका मतलब हमें वो पर्दा हटाना पड़ा, और पर्दे के पीछे जो लोग उसे चला रहे उनके चरित्र को पहचानना पड़ा कि वो कौन है। राइट, आइए लिखिएगा, इफ directors and members of a company belong to a country with which, if directors and members of a company belong to a country with which India is at war, with which India is at war, such company will also be termed as enemy company. Such company will also be termed as enemy company. ठीक है भाई, एक और आज लिख लीजिए, बाकी अगली मुलाकात में कर लेंगे। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड रोकने के लिए। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि जहां जहां धोखाधड़ी होगी वो धोखाधड़ी के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इफ एनी फ्रॉड इज ऑब्जर्व्ड इन द कंपनी, कॉमा, persons guilty of such fraud will be held liable and not the entire company. And not the entire company. बस अगला नाम लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।